हेलो गाइस। मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, आपका एग्ज़ाम CUET 2023 के लिए आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और CUET 2023 में केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हमने आपको पहले सॉल्यूशन वाले लेसन से करवाए थे। अब हम आज आपके लिए MCQ लेकर आए हैं। ठीक, हमारी चैनल आप जानते हैं अच्छे से, HP केमिस्ट्री क्लासेस है। इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखते हैं, लिखा है क्वेश्चन, कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता? ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता है? तो आपको बता दें, हिंसबर्ग अभिकर्मक रिएक्शन करता है ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु हो। क्या हो? हाइड्रोजन एटम उसके पास हो। तो अगर एमीन के रूप में हम देखें तो एमीन के अकॉर्डिंग सबसे अधिक हिंसबर्ग अभिकर्मक देता है 1 डिग्री एमीन, उससे कम देता है 2 डिग्री एमीन और सबसे कम देगा 3 डिग्री एमीन। तो हम पहले बात करेंगे यहाँ पर किस एमीन के पास हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा वह हिंसबर्ग अभिकर्मक क्रिया नहीं करेगा। अर्थात आप सी पॉइंट में देखते हैं कि इसके पास हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। इस एमीन के पास नाइट्रोजन परमाणु के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हिंसबर्ग अभिकर्मक नहीं देगा। ठीक, तो हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें तो यहाँ आप क्वेश्चन देखते हैं कि यौगिक जो आपका कंपाउंड दिया गया है इसका यूज बताना है आपको। तो आपको पहले बता दूं, इस कंपाउंड का नाम है एस्पाइरीन। इसे एस्पाइरीन कहते हैं और एस्पाइरीन का उपयोग हम लोग हमेशा एनालिसिस में करते हैं। किस में करते हैं? एनालिसिस में। तो बात करें हम अगले क्वेश्चन पर, तो आइए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी सम्मोहक औषधि है? तो सम्मोहक औषधि जो आपको है वो है ल्यूमिनल। कौन सी औषधि है? ल्यूमिनल आपकी सम्मोहक औषधि है। तो सर, आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, HP केमिस्ट्री क्लासेस। ये आपके लिए CUT एग्ज़ाम और एनी अदर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, यहाँ लिखा है हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर। तो आपको बता दें, हेनरी कांस्टेंट इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक, आपको पता है, मैं आपको सॉल्यूशन के PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे चुका हूँ। आपकी HP केमिस्ट्री क्लासेस में आप अच्छे से देख सकते हो उनको। तो उसमें मैंने हेनरी कांस्टेंट के लिए बताया था। यहाँ बात करता है हेनरी कांस्टेंट की H का मान है, तो हेनरी कांस्टेंट की H का मान ताप बढ़ने पर हमेशा बढ़ता है। इसलिए आपका जो पहला क्वेश्चन है, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अर्थात हेनरी कांस्टेंट का मान टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ता है। चलिए तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि ठोस का कौन सा गुण नहीं है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया है कि ऐसा कौन सा विकल्प है, आपका ऑब्जेक्टिव है जिसमें ठोस का गुण नहीं है। तो आप जानते हैं ठोस के मॉलिक्यूल्स वो होते हैं बहुत ही पास होते हैं, इतने पास होते हैं कि उनके मिडल में इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होती है। आपका पहला क्वेश्चन दिया भी है, इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। तो यस,
सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर अर्थात अंतराण्विक दूरी कम होती है, अर्थात ये तो सही है, लेकिन हमें पता कौन सा लगाना है, नहीं है, हमें पता लगाना है कौन सा गुण नहीं है, तो ये तो होता है। नेक्स्ट पर देखें हम, लिखा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक, ये तो रॉन्ग है, अर्थात अंतराण्विक बल कम होता है, तो नहीं, अंतराण्विक बल कमजोर नहीं होता है, वीक नहीं होता है, अंतराण्विक बल प्रबल होता है, इसलिए आपका यही क्वेश्चन राइट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, आइए आपसे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप देखते हैं दिस कंपाउंड एक्स आइडेंटिफाई, मतलब दिए गए कंपाउंड में जो आपका एक्स है आप इसकी पहचान करेंगे। तो आपका ये यहाँ पर मैं कंपाउंड बताता हूँ, ओलियम दिया गया है आपका, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, यहाँ पर आपका क्या होता है, ओलियम। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है सर कि 16 ग्रुप्स की जो हाइड्राइड है उनकी स्टेबिलिटी का क्रम क्या होगा। जो 16 ग्रुप आप जानते हैं, 16 ग्रुप कहलाता है आपका ऑक्सीजन परिवार के एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीजन, जो आपका ऑक्सीजन परिवार के जो तत्व होते हैं, ऑक्सीजन पर में होता क्या है, ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेल्यूनियम आता है, पोलोनियम आता है। ओ स्टाइल से टेल पॉलिश, ये इसका ट्रिक होता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये आपके कितने 5 एलिमेंट्स होते हैं जो आपके 16 ग्रुप अर्थात ऑक्सीजन ग्रुप्स के अंतर्गत आते हैं। तो इन्हीं के साथ ऑक्सीजन का हाइड्राइड बनता है H2O, इसका बनता है H2S, इसका बनेगा H2Se, इसका बनेगा H2T, इसका बनेगा H2PO। तो इसे यहाँ बताना है आपको कि हाइड्राइड का स्टार्ट क्रम। तो हम आपको बता दें, जैसे ही हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं किसी भी ग्रुप में, तो होता क्या है कि ऊपर से नीचे आने पर जो आपकी साइज होती है, वो साइज जो साइज होती है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब जो साइज इंक्रीज होती है तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होने से क्या होता है, जो बॉन्ड होते हैं आपके वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक। ऊपर से अप टू डाउन जैसे हम एनी ग्रुप में होते हैं तो साइज क्या होती है, बढ़ती है, और साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे, और बॉन्ड टूटेंगे तो स्थायित्व क्या हो जाएगा, घटेगा। इसलिए सबसे अधिक जो स्थायी होगा वो आपका होगा H2O, फिर उससे अधिक स्थायित्व रखेगा H2S, फिर उससे अधिक स्थायित्व रहेगा आपका H2Se, फिर उससे अधिक H2Te। इसलिए आप देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सही कौन सा होगा, आपका D वाला पॉइंट, ठीक। अर्थात हमने आपको पहले भी कहा कि जैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे हम किसी भी ग्रुप में, हमारी साइज बढ़ती है, साइज बढ़ने से जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होने से जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए सबसे अधिक स्थायित्व ऊपर वाला कंपाउंड होगा, इसलिए आपका क्या है, डी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ दिया गया है दिस कंपाउंड, मतलब इस यौगिक का नाम आप बताइए। तो आप देखते हैं यहाँ पर एमीन लगा है आपका, और एमीन के साथ साथ यहाँ पर एमीन लगा हो, और एमीन के साथ साथ यहाँ पर मैथिल ग्रुप लगे हैं, दो ठैया, ठीक है। तो आपको पता है हम काउंट वहाँ से करते हैं जहाँ से हमारी फंक्शन ग्रुप नज़दीक हो। तो हम बात करेंगे यहाँ से, ये पहला होगा, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक। तो हमारा क्या, फोर्थ नंबर पर एक CH3 फोर्थ नंबर से, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखना यहाँ लिखेंगे 4,4 अर्थात, और लिखेंगे क्या, डाई, आपका लिखा है देखो 4,4, और जी 4,4 दो मैथिल ग्रुप है तो डाई मैथिल। और ये पूरा का पूरा कंपाउंड देखते हैं साइक्लो रूप में, बेंजीन में नहीं है, साइक्लो। तो यहाँ लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, और NH2 है तो इसको बोलेंगे फर्स्ट एमिन की फर्स्ट पोजीशन में लगा, इसलिए आपका जो B पॉइंट है ये सही होगा। तो ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हम आगे आइए। यहाँ क्वेश्चन पूछा है
कि फास्फोरस की 3 महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था बताई। तो फास्फोरस की 3 महत्वपूर्ण अवस्था होती है, एक होती है -3, एक होती है +3, एक होती है +5। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है आपका? -3, +3 एंड +5। आपका ए पॉइंट सही है। तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ लिखा है इंटर हैलोजन यौगिक की क्वालिटीज़ क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसकी विशिष्टता कौन सी नहीं है। इस पर ध्यान देना थोड़ा, मैं मिस्टेक करता हूँ, आप मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ पूछा है कौन सी इंटर हैलोजन कंपाउंड की क्वालिटीज़ नहीं है, ठीक। तो आपको बता दें, जो इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड में, इंटर हैलोजन कंपाउंड जैसे कि IF7, ClF5, ClF3, ये सब क्या है? इंटर हैलोजन कंपाउंड। और जितने इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं वो सभी के सभी पोलर होते हैं। क्या होते हैं? पोलर। जबकि जैसे कि Cl2 हुआ तो ये नॉन पोलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये नॉन पोलर। अर्थात इंटर हैलोजन कंपाउंड पोलर होते हैं। कैसे होते हैं? ये पोलर, अर्थात ध्रुवीय होते हैं। और ध्रुवीय होने के कारण क्या होता है, इनके जितने भी पोलर कंपाउंड होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अधिक होता है, हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। अर्थात जी आपका जो IF7 है आपका, या IF कुछ भी हो जाए, IF7 लिखा या ClF5 लिखा या ClF3 लिखा, ये सभी के सभी पोलर होते हैं। और जी इंटर हैलोजन कंपाउंड जो पोलर होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्या होता है? हाई। तो यहाँ क्वेश्चन देखो, एक चीज लिखा होगा हैव लो बी बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई वोलेटाइल। तो यहाँ पर ये तो सही है हाई वोलेटाइल, बट ये नहीं है कि लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये इनका आपका रॉन्ग है। यही उसने पूछा कौन सी विशेषता नहीं है, तो लो बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है। कौन बता रहा है? लो बॉइलिंग पॉइंट। जबकि हमारा क्या होता है, इंटर हैलोजन में बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और यहाँ बताया लो बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए हमारा ये सी वाला इसके लिए सही होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे अगले। तो आइए बात करते हैं हम। यहाँ लिखा है ठोस पदार्थों में उच्चतम गलनांक किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके लिए, उनके द्वारा आपका जो उच्चतर अधिक से अधिक गलनांक होता है वो किसके लिए। तो आप यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड को आप टिक लगाएंगे। किसको लगाएंगे? कोवैलेंट को। आप ये पढ़ चुके हैं इसलिए मैं सीधा बता रहा हूँ। कोवैलेंट वो जो बॉन्ड होता है वो आपको क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड में आपका सबसे ज़्यादा क्या होगा, आपका सबसे ज़्यादा क्या होगा, आपका उच्चतर गलनांक। चलिए डियर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है ठोस पदार्थों में उच्चतम गलनांक, ये हमने कर लिया है। चलिए अगली बात करते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कार्बोलिक अम्ल। तो सर कार्बोलिक अम्ल के बारे में आप जानते हैं, कार्बोलिक अम्ल किसे कहते हैं? कार्बोलिक अम्ल होता है हमारा फॉर्मिक एसिड। नो 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 नो, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। हमारा कार्बोलिक अम्ल बोलते हैं हम फिनॉल को बोलते हैं कार्बोलिक अम्ल। तो आपने पता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है C6H5N2Cl। इस पर हम यदि गर्म वाटर डाल दें तो हमारा क्या होता है, फिनॉल अर्थात कार्बोलिक अम्ल बन जाता है। तो आप देखते हैं हमारे पास विकल्प क्या आज लिखा है, प्रिपरेशन एंड एक्वस सॉल्यूशन एंड वार्मिंग इट, अर्थात गर्म पानी डालेंगे, वाटर डालेंगे तो हमारा कार्बोलिक अम्ल बन जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पर बात करते हैं अगला। चलिए यहाँ क्वेश्चन दिया है PCl5 संभव है लेकिन NCl5 मौजूद नहीं। आपने इंटर की कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ा इसको, क्योंकि आपको पता है फास्फोरस के पास जो होती है वो उसके पास डी सबसेल होती है, और जबकि नाइट्रोजन के पास डी सबसेल होती नहीं है। समझ रहे? नाइट्रोजन के पास डी सबसेल नहीं होती और फास्फोरस के पास डी सबसेल होती है। तो क्वेश्चन देख लीजिए जो उनमें डी सबसेल हो वही कंपाउंड है। तो यहाँ लिखा इन एन डी सबसेल इज एब्सेंट, अर्थात नाइट्रोजन एटम में डी सबसेल एब्सेंट होती है, इसलिए यह सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यह लिखा है क्यूमीन
हाइड्रो पराक्साइड तनु H2SO4 के साथ हाइड्रोलिसिस पर देता है। तो आप ये तो सबसे सिंपल कौन देगा आपको पता है, फिनॉल बनाता है और एसीटोन बनाता है। ठीक, इस पर तो आप बात बहुत हो चुकी है हमारी पिछले में भी, इस पर आगे बात करते हैं हम। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोलिसिस अर्थात इलेक्ट्रोलाइसिस पर फ्यूज्ड NaCl कैथोड पर होता है। तो आपको पता है C4 कैथोड एंड C4 कैटायन, इस बात को ध्यान देना, अर्थात कैथोड पर कैटायन आते हैं। आपको पता है आपका जो NaCl होगा वो आपका टूटेगा जब तो Na+ और Cl नेगेटिव बनाएगा। ठीक, और आपका यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी होती है तो हाइड्रोलिसिस फॉर्म में होती है, मतलब वहाँ पर एक्वस फॉर्म होता है और एक्वस फॉर्म में H+ भी होता है और OH- भी होता है आपका। तो यहाँ पर जो आपका NaCl को जब भी तोड़ेंगे तो NaCl जो आपका कैथोड होगा, कैथोड पर NaCl में से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इस बात को आप ध्यान देंगे। मैं आपको पिछली कक्षाओं में आपके जो लेक्चर इसी HP केमिस्ट्री क्लास में डले हैं उसमें आप देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ लिखा है सोखने के कारण क्या होते हैं। तो सोखने के कारण की यदि हम बात करें तो आप यहाँ ध्यान दे लीजिए। तो सोखने के कारण यहाँ हमने बात की है सरफेस एनर्जी डिक्रीज। तो पहला पॉइंट आप ध्यान दे लीजिए। ठीक है, सरफेस क्या होगी, सरफेस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। यहाँ लिखा है फैराडे का विद्युत अपघटन नियम संबंधित है। तो ये तो सबसे ज़्यादा सिंपल है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये आप पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, ये वाला डी पॉइंट आपका। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर। ये आप सवाल को सही से समझेंगे। यह लिखा है अर्धशैल अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो अर्धशैल जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। एक समीकरण आपको दिया है, Fe दिया है, Fe प्लस Fe2 प्लस Zn इक्वल टू Zn2 प्लस Fe। इसके लिए आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपके लिए सॉल्व करने की बात करता हूँ। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाया तो E इक्वल होता है E कैथोड माइनस E एनोड। और चाहे आपका कैथोड हो और चाहे आपका एनोड हो, हमेशा हम Rp लेते हैं, अर्थात रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं। ठीक है, और जब रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं तो हमारा यहाँ ध्यान देना, हम बात किससे करेंगे, यहाँ पर जो आपको दिया Zn से Zn2 प्लस E इक्वल टू 0.7 से। तो यहाँ पर आपका जो मान दिया है सभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए गए हैं, अर्थात ये भी OP दिया है और यह भी OP दिया है। हमें चाहिए RP अर्थात रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे, दोनों में नेगेटिव का चिन्ह लगाया, -0.76 -0.41। इसका मतलब हमारी रिडक्शन पोटेंशियल कंप्लीट हो गए। ठीक, अब हम देखेंगे इनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा हमारा नीचे वाला होगा, अर्थात ये होगा हमारा कैथोड। क्या होगा, यहाँ पर होगा -0.41 माइनस कोष्टक लगाएंगे, फिर लेंगे -0.76 कोष्टक बंद। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ का हल करते हैं तो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ही हम कोई वर्क करते हैं। हमें हर चीज़ का लिए रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों में नेगेटिव लगाया अर्थात रिडक्शन। अब जो ज़्यादा था तो जो कम होगा वही ज़्यादा होगा नेगेटिव में, इसी रिडक्शन पोटेंशियल यही कहलाएगा आपका। ठीक है, हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें हम। अब हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आपने CUET 2023 जो अभी एग्ज़ाम आपका होना है उसके लिए आपने क्वेश्चन देखे हैं। अब जो आपके लिए केवल MCQ थे, इस MCQ को आपने देखा और समझा भी है। किसी प्रकार की आपको डाउट हो
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाकर हम देंगे, तो आप प्रयास करेंगे कि आपके पास और दूसरों के पास ये क्वेश्चन जा सकें। धन्यवाद।